नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है गोवा से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। प्रेमिका सोफिया के लिए डिसिल्वा अपनी पैसे वाली पत्नी मैरी को जिस तरह मारना चाहता था, ठीक उसी तरह मैरी ने उसे ही ठिकाने लगाकर शिकारी को ही शिकार बना दिया। सुबह नहा धोकर मैरी बाथरूम से निकली तो उसकी दमकती काया देखकर डिसिल्वा खुद को रोक नहीं पाया और लपककर उसे बाहों में भरकर बेइंतहासा चूमने लगा। मैरी ने मोहब्बत भरी अदा के साथ खुद को उसके बंधन से आजाद किया और कमर मटकाते हुए किचन की ओर बढ़ गई। उसके होठों पर शोक मुस्कान थी। थोड़ी देर में वो किचन से बाहर आई तो उसके हाथों में कॉफी से भरे 2 मग थे। एक मग डिसिल्वा को थमाकर वो उसके सामने पड़े सोफे पर बैठ गई। डिसिल्वा कॉफी का आनंद लेते हुए अखबार पढ़ने लगा। उसकी नज़र अखबार में छपी हत्या की एक खबर पर पड़ी तो तुरंत उसके दिमाग में ये बात कौंधी कि वो अपनी बीवी मैरी की हत्या किस तरह करे कि कानून उसका कुछ ना बिगाड़ सके। वो ऐसा क्या करे कि मैरी मर जाए और वो साफ बच जाए। वो उस कहावत के हिसाब से ये काम करना चाहता था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। डिसिल्वा ने 2 साल पहले ही मैरी से लव मैरिज की थी। अब उसे लगने लगा था कि मैरी ने उस पर जो दौलत खर्चा की है उसके बदले उसने उससे अपने एक एक पाई की कीमत वसूल कर ली है। अब उसे अपनी सारी दौलत उसके लिए छोड़कर मर जाना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रेमिका सोफिया अब उसका और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकती। वो खुद भी उससे ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकता। लेकिन ये कमबख्त मैरी रास्ते का रोड़ा बनी हुई है। इस रोड़े को हटाए बगैर सोफिया उसकी कभी नहीं हो सकेगी। लेकिन इस रोड़े को हटाया कैसे जाए? डिसिल्वा मैरी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचते हुए इस तरह डूब गया कि कॉफ़ी पीना ही भूल गया। डिसिल्वा को सोच में डूबा देखकर मैरी बोली, तुम कहाँ खो गए कि कॉफ़ी पीना ही भूल गए? तुम्हारी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। और हाँ, हमारी बालकोनी के एकदम नीचे एक गुलाब खिल रहा है। जरा देखो तो सही, कितना खूबसूरत और दिलकश लग रहा है। शाम तक वो पूरी तरह खिल जाएगा। सोच रही हूँ आज शाम की पार्टी में उसे ही अपने बालों में लगाऊं। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तुम्हें याद है ना? बिल्कुल याद है। और हाँ, गुलाब कहाँ खिल रहा है? डिसिल्वा ने मैरी की आंखों में शरारत से झांकते हुए हैरानी से पूछा। बालकोनी के ठीक नीचे जो गमला रखा है उसी में खिल रहा है, मैरी ने कहा। बालकोनी के ठीक नीचे गुलाब खिलने की बात सुनकर डिसिल्वा के दिमाग में तुरंत मैरी को ख़त्म करने की योजना आ गई। उसने सोचा शाम को वो गुलाब दिखाने के बहाने मैरी को बालकोनी तक ले जाएगा और उसे नीचे खिले गुलाब को देखने के लिए कहेगा। मैरी जैसे ही झुकेगी वो जोर से धक्का देगा, बस सब कुछ खत्म। मैरी बालकोनी से नीचे गमलों और रंगीन छतरियों के बीच गठरी बनी पड़ी होगी। इसके बाद वो एक जवान गमजदा पति की तरह रो रो कर कहेगा, हाय मेरी प्यारी बीवी। बालकोनी से इतनी खूबसूरत गुलाब को देखने के लिए झुकी होगी और खुद को संभाल ना पाने की वजह से नीचे आ गई। अपनी इस योजना पर डिसिल्वा मन ही मन मुस्कुराया। उसे पता था कि शक उसी पर किया जाएगा, क्योंकि बीवी की इस अकूत दौलत का वही अकेला वारिस होगा। लेकिन उसे अपनी बीवी को धकेलते हुए कोई देख नहीं सकेगा, इसलिए यह शक बेबुनियाद साबित होगा। सड़क से दिखाई नहीं देगा कि हुआ क्या था। जब कोई गवाही नहीं होगा तो वो कानून की गिरफ्त में कतई नहीं आ सकेगा। इसके बाद पीठ पीछे कौन क्या सोचता है, क्या कहता है, उसे कोई परवाह नहीं है। डिसिल्वा इस बात को लेकर काफ़ी परेशान रहता था कि सोफिया एक सस्ते रिहायशी इलाके में रहती थी। वैसे तो उसकी बीवी मैरी बहुत ही खुले दिल की थी। वो उसकी सभी ज़रूरतें बिना किसी रोक टोक के पूरी करती थी। तोहफे देने के मामले में भी वो कंजूस नहीं थी, लेकिन जेब खर्चा देने में जरूर आनाकानी करती थी। इसलिए वो अपनी प्रेमिका सोफिया पर खुले दिल से खर्चा नहीं कर पाता था। सोफिया का नाम दिमाग में आते ही उसे याद आया
कि 11 बजे सोफिया से मिलने जाना है। उसने वादा किया था, इसलिए वो उसका इंतजार कर रही होगी। अब उसे जाना चाहिए, लेकिन घर से बाहर निकलने के लिए वो मैरी से क्या बहाना करे। बहाना तो कोई भी किया जा सकता है। हेयर ड्रेसर के यहाँ जाना है या शॉपिंग के लिए जाना है। वैसे शॉपिंग का बहाना ज़्यादा ठीक रहेगा। आज उसकी शादी की सालगिरह भी है। इस मौके पर उसे मैरी को कोई तोहफा भी देना होगा। वो मैरी से यही बात कहने वाला था कि मैरी खुद ही बोल पड़ी, इस समय अगर तुम्हें कहीं जाना है तो आराम से जा सकते हो, क्योंकि मैं होटल और डांसिंग क्लास में जा रही हूँ। आज मैं लंच में भी नहीं आ सकूंगी, क्योंकि आज डांस का क्लास देर तक चलेगा। तुम और ये तुम्हारी डांसिंग क्लास, मुझे सब पता है। डिसिल्वा ने मैरी को छेड़ते हुए कहा, मुझे लगता है तुम उस खूबसूरत डांसर पैरी से प्यार करने लगी हो। आजकल तुम उसी के साथ डांस करती हो ना। डियर, मैं तो तुम्हारे साथ डांस करती थी और तुम्हारे साथ डांस करना मुझे पसंद भी था, लेकिन शादी के बाद तो तुमने डांस करना ही छोड़ दिया, मैरी ने कहा। हाँ, वो भी क्या दिन थे। आहा भरते हुए डिसिल्वा ने छत की ओर देखा, फिर मैरी की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम्हें जुआन के यहाँ वाली वो रात याद है ना, जब हमने ब्लू डेन्यूब की धुन पर एक साथ डांस किया था। डिसिल्वा ने यह बात मैरी से उसे जज्बाती होने के लिए कही थी, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि अब वो उसके साथ ज़्यादा समय रहने वाली नहीं है। इसलिए थोड़ा जज्बाती होने में उसे कोई हर्ज नहीं लग रहा था। मैं वो रात कैसे भूल सकती हूँ। मुझे ये भी याद है कि उस रात तुमने अपना इनाम लेने से साफ मना कर दिया था। तुमने कहा था, हम अपने बीच रुपए की कौन कहे, उसका ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारी इस बात पर खुश होकर मैंने तुम्हारा वो घाटा पूरा करने के लिए तुम्हें सोने की एक घड़ी दी थी, याद है ना तुम्हें। इतना बड़ा तोहफा भला कोई कैसे भूल सकता है, डिसिल्वा ने कहा। इसके बाद डिसिल्वा सोफिया से मिलने चला गया तो मैरी अपने डांस क्लास में चली गई। डिसिल्वा सोफिया के यहाँ पहुंचा। चाय पीने के बाद आराम कुर्सी पर सोफिया को गोद में बैठाकर डिसिल्वा ने उसे अपनी योजना बताई। सोफिया ने उसके गालों पर एक चुंबन जड़ते हुए कहा, डार्लिंग, आपका भी जवाब नहीं, बस आज भर की बात है, कल से हम एक साथ रहेंगे। दूसरी ओर होटल में मैरी पैरी की बाहों में सिमटी मस्ती में झूम रही थी। वो अपने पीले रंग के बालों वाले सिर को म्यूजिक के साथ हिलाते हुए बेढंगे सुरों में पैरी के कानों में गुनगुना रही थी। पैरी ने उसकी कमर को अपनी बाहों में कसकर कहा, शरीफ बच्ची, इधर उधर के बजाय अपना ध्यान कदमों पर रखो। म्यूजिक की परवाह करने के बजाय बस अपने पैरों के स्टेप के बारे में सोचो। मैं तुम्हारे साथ डांस कर रही हूँ तो तुम मुझसे इस तरह की उम्मीद कैसे कर सकते हो। फिर ये क्या मूर्खता है। तुम मुझे बच्ची क्यों कह रहे हो। बच्ची नहीं तो और क्या हो तुम, पैरी ने कहा। एक छोटी सी शरीफ चंचल लड़की जो अपने अभ्यास पर ध्यान देने के बजाय कहीं और ही खोई रहती है। अच्छा बताओ, अब बैठकर ये बताओ कि रात की बात का तुमने बुरा तो नहीं माना। रात को मैंने तुम्हारे पैसे लेने से मना कर दिया था ना। इसकी वजह यह थी कि मैं इस ख्याल से भी नफरत करता हूँ कि हमारी दोस्ती के बीच पैसा आए। मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। उसी कसर को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे लिए ये प्लैटिनम की घड़ी लाई हूँ, साथ में चुंबनों की बौछार। ये कहकर मैरी पैरी के चेहरे को अपने चेहरे से ढककर चुंबनों की बौछार करने लगी। डिसिल्वा ने मैरी को तोहफे में देने के लिए हीरे की एक खूबसूरत मगर सेकंड हैंड क्लिप खरीदी थी। उसके लिए इतने पैसे खर्च करना मुश्किल था, लेकिन उसने हिम्मत कर ही डाली थी, क्योंकि बीवी के लिए उसका ये आखिरी तोहफा था। फिर मैरी की मौत के बाद ये तोहफा सोफिया को मिलने वाला था। जो आदमी अपनी बीवी की शादी की सालगिरह पर इतना कीमती तोहफा दे सकता है, उस पर अपनी बीवी को कत्ल करने का शक भला कौन करेगा। डिसिल्वा ने हीरे की क्लिप मैरी को दी तो वाकई वो बहुत खुश हुई। वो नीचे पार्टी में जाने को तैयार थी। उसने डिसिल्वा का हाथ पकड़कर बालकोनी की ओर ले जाते हुए कहा, आओ डार्लिंग, तुम भी देखो वो गुलाब कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुदरत ने उसे इसलिए खिलाया है कि मैं उसे अपने बालों में सजाकर
सालगिरह की पार्टी में शिरकत करूं। डिसिल्वा के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे लगा कुदरत आज उस पर पूरी तरह मेहरबान है। मैरी खुद ही उसे बालकोनी की ओर ले जा रही थी। सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक हो रहा है। किसी की हत्या करना वाकई दुनिया का सबसे आसान काम है। डिसिल्वा मैरी के साथ बालकोनी पर पहुंचा। उसने झुककर नीचे देखा। उसे झटका सा लगा। उसके मुंह से चीख निकल गई। वो हवा में गोते लगा रहा था। तभी एक भयानक चीख के साथ सब कुछ खत्म हुआ। वो नीचे छोटी छोटी छतरियों के बीच गठरी सा बना पड़ा था। उसके आसपास भीड़ लग गई थी। लोग आपस में कह रहे थे, ओ माय गॉड, कितना भयानक हादसा है। पुलिस को सूचित करो, एम्बुलेंस बुलाओ, शव के ऊपर कोई कपड़ा डाल दो। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई। दूसरी ओर फ्लैट के अंदर सोफे पर हैरान परेशान उलझे बालों और भींची मुठ्ठियां लिए तेजी से आंसू बहाते हुए मैरी आसपास जमा भीड़ को देख रही थी। लोगों ने उसे दिलासा देते हुए इस खौफनाक हादसे के बारे में पूछा तो मैरी ने रोते हुए कहा, मेरे ख्याल से वो गुलाब देखने के लिए बालकोनी से झुके होंगे। तभी ये कहकर मैरी जोर जोर से रोने लगी। लेकिन पुलिस को मैरी की बातों पर यकीन नहीं था। आखिरकार मैरी से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मैरी ने कबूल कर लिया कि उसी ने डिसिल्वा को धक्का दिया था और मैरी ने पुलिस को पूरी कहानी बता दी। जिसके बाद पुलिस ने उसे विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था और फिलहाल अभी वो जेल में ही बंद थी। उसकी जमानत नहीं हुई थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।